हे गाइस, सोचिए आपके सामने एक 90 साल का बुद्धिस्ट मॉन्क है। उसके चेहरे पे हमेशा एक शांत सी मुस्कुराहट रहती है। उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा एग्ज़ाइल में बिताया और अपने लोगों की आज़ादी के लिए पीसफुली फाइट की। और आज भी चाइना और इंडिया के बीच की टेंशन्स का सेंटर पॉइंट वही इंसान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दलाई लामा की। लोग पूछते हैं कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक लीडर की बात है या इसमें कुछ और भी गहरा है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मैटर को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे। आज हम बात करेंगे दलाई लामा की कहानी, तिब्बत की हिस्ट्री, रिनकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, चाइना का एंगल और रीसेंट कंट्रोवर्सीज़ के बारे में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है ये रीसेंट कंट्रोवर्सी का कारण, तो इस वीडियो में बने रहिए। आखिर दलाई लामा शब्द का मतलब क्या है? दलाई लामा तिब्बतन बुद्धिज़्म के हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। आज के दलाई लामा जो 14th दलाई लामा हैं, उनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सु और उनका जन्म 1935 में तिब्बत के एमदो रीजन के एक छोटे से गांव में हुआ था। सिर्फ 2 साल की उम्र में उन्हें प्रीवियस दलाई लामा की रेनकार्नेशन के रूप में चुना गया। सोचिए, एक 4-5 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसके कंधों पर एक पूरे देश का धार्मिक और सियासी भविष्य आ गया हो। बचपन से ही उनका जीवन काफ़ी अलग था। उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन, मेडिटेशन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी और लॉजिक्स पढ़ना शुरू किए और 15 साल की उम्र में जब चाइना का थ्रेट बढ़ रहा था, तब दलाई लामा को ऑफिशियली तिब्बत के स्पिरिचुअल और टेम्पोरल यानी पॉलिटिकल लीडर दोनों बना दिया गया। उनकी कहानी सिर्फ एक नॉर्मल सेंट की नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर की भी है। अब तिब्बत की हिस्ट्री को समझे बिना ये कंट्रोवर्सी समझी ही नहीं जा सकती। तिब्बत हिस्टोरिकली एक यूनिक सिविलाइजेशन था जो अपनी अलग स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, करेंसी और आर्मी के साथ था। 1913 में जब किंग डायनेस्टी कोलैप्स हुई, तो उसके बाद तिब्बत ने फॉर्मली अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। 1913 से 1950 तक तिब्बत ने अपनी करेंसी, स्टैम्प्स, आर्मी सब कुछ चलाया और वेस्टर्न ट्रैवलर्स ने भी तिब्बत को इंडिपेंडेंट कहना शुरू कर दिया था। लेकिन 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में पावर में आई, तो माओ जेडोंग की लीडरशिप में माओ ने खुद कहा कि तिब्बत हिस्टोरिकली चाइना का एक पार्ट है और 1950s में चाइनीज़ आर्मी, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता था, वह तिब्बत में घुस गई और 1951 में 17 पॉइंट एग्रीमेशन साइन हुआ, जिससे तिब्बत के एक्सटर्नल अफेयर्स पे चाइना का कंट्रोल आ गया। रिप्रेशन, मोनेस्ट्रीज तोड़ना, कल्चर को क्रश करना, ये सब चला। लेकिन दलाई लामा इनिशियली चाइना के साथ पीसफुली डायलॉग करते रहे, लेकिन चाइना की तरफ से प्रेशर बढ़ता रहा। अब इसके बाद 1959 में लहासा में एक मेजर अपराइजिंग हुआ जो फेल हो गया। दलाई लामा को अपनी जान बचाकर हिमालयस के रास्तों से इंडिया आना पड़ा। ये एस्केप भी किसी मूवी की कहानी से कम नहीं था। वो सोल्जर के भेस में तिब्बत से निकले, छुप छुप के उन्होंने माउंटेन्स क्रॉस किए और भारत में सिक्किम बॉर्डर तक पहुँचे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें असाइलम दिया और तब से दलाई लामा का घर हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है और यहीं पर उन्होंने सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, जिससे तिब्बत की कल्चरल आइडेंटिटी को जिंदा रखा गया। थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतियन रेफ्यूजीज भारत में आके बस गए और दलाई लामा ने शांति का मैसेज पूरी दुनिया में फैला दिया और 1989 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। अब देखिए, इंडिया तो ऑफिशियली कहता है कि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, क्योंकि इंडिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है, पर कल्चर और स्पिरिचुअल लेवल पे भारत दलाई लामा की इज़्ज़त और सपोर्ट दोनों करता है। अब समझते हैं रेनकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, जो इस पूरी कंट्रोवर्सी का सेंटर है। देखिए, तिब्बतन बुद्धिज़्म में ये माना जाता है कि दलाई लामा के मरने के बाद दलाई लामा फिर से जन्म लेते हैं ताकि अपने लोगों की सेवा कर सके। इस प्रोसेस में सीनियर मॉन्क्स और दलाई लामा के पर्सनल ट्रस्ट किए जाने वाले लोग काम करते हैं। सबसे पहले दलाई लामा की डेथ के बाद मॉन्क्स मेडिटेशन और ड्रीम्स में सिंबल्स को ढूंढते हैं। फिर किसी झील में जाके वो देखते हैं कि कोई सिंबल या नाम डायरेक्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद वो सर्च टीम को भेजते हैं एक पोटेंशियल चाइल्ड कैंडिडेट को टेस्ट करने के लिए। इस टेस्ट में होता क्या है, बच्चों के सामने पिछले दलाई लामा की चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे मालाएं, स्टिक्स, बोल्स, और देखा जाता है कि बच्चा इनमें से कौन सी चीज़ों को चूज़ करता है। और अगर बच्चा सही आइटम्स चूज़ करे तो उसे रेनकार्नेशन माना जाता है, यानी कि पिछले दलाई लामा का रूप।
फिर उस बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, एंथोर किया जाता है और मेंटली ट्रेन किया जाता है। और ये बिल्कुल फेथ बेस्ड प्रोसेस है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल या लिंक नहीं होता। लेकिन इसमें चाइना का क्या रोल? देखिए, चाइना की नज़र में दलाई लामा एक पॉलिटिकल थ्रेट है। तिब्बत की कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को क्रश करने के लिए चाइना ने बहुत केयरफुली प्रोपोगंडा क्रिएट किया। 2007 में चाइना ने एक स्पेशल लॉ पास किया जिसमें लिखा है कि रेनकार्नेशन ऑफ लिविंग बुद्धा तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक बीजिंग अप्रूव ना करे। इसके लिए गोल्डन UN प्रोसेस रिवाइव किया गया जो हिस्टोरिकली एम्परर्स यूज़ करते थे। चाइना का प्लान सिंपल है, फ्यूचर में अपना पपेट दलाई लामा डिक्लेयर करना ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाया जा सके कि दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन अभी भी ज़िंदा है लेकिन अंडर चाइनीज़ कंट्रोल। दलाई लामा खुद कह चुके हैं कि चाइना की इंटरफेरेंस फेथ के साथ धोखा है। अब बात करते हैं सबसे फ्रेश कंट्रोवर्सी के बारे में। आखिरकार ये दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हैं? देखिए, जुलाई 2025 में दलाई लामा 90 साल के हो रहे हैं और उससे पहले उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि मैं ज़रूर रिकारनेट करूंगा और इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू रहेगा। सिर्फ गैदन फोरदांग और तिब्बतन मॉन्क्स ही डिसाइड करेंगे कि दलाई लामा कौन होगा और नेक्स्ट दलाई लामा शायद चाइना के बाहर ही जन्म ले सकता है। दलाई लामा ने ये भी हिंट दिया है कि शायद इस बार वुमन दलाई लामा भी डिक्लेयर किया जा सकता है। दलाई लामा का ये कहना बेसिकली चाइना के गोल्डन UN सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है। जर्नलिस्ट ने पूछा कि अगर चाइना भी अपना पपेट दलाई लामा अनाउंस करे तो आखिर क्या होगा? तो दलाई लामा ने हंस के रिप्लाई किया कि ट्रू बिलीवर्स विल नो द डिफरेंस। ये एक सिंबलिक पंच था कि असली और नकली में अंतर लोगों को पता चल ही जाएगा। और चाइना को दलाई लामा का ये स्टेटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेनकार्नेशन स्ट्रिक्टली चाइना का इंटरनल मैटर है। साथ ही इंडिया को भी इंडायरेक्ट वार्निंग दी कि इंडिया को वर्ड्स और एक्शन में केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो बेटरल रिलेशंस अफेक्ट हो सकते हैं। ये वार्निंग इसीलिए भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पैरेलल साइड में चाइना ने साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश का एक नया मैप रिलीज़ किया है और वहाँ पे अपना क्लेम दिखाया, यानी डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट किया और चाइना की स्टेट मीडिया दलाई लामा को फिर से स्पिटिस्ट और वेस्टर्न पपेट बोलने लगी। लेकिन दलाई लामा अपनी पोजीशन पे बिल्कुल फॉर्मली खड़े हैं। रिनकार्नेशन एक रिलीजियस प्रोसेस है, इसमें पॉलिटिक्स का या फिर गवर्नमेंट का कोई लिंक नहीं है। अब देखिए, इंडिया की तरफ से इस बार एकदम से क्लियर सपोर्ट आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर काइरन रिजिजू ने बोला कि सिर्फ दलाई लामा और तिब्बतन कम्युनिटी ही डिसाइड करेंगे कि सक्सेसर कौन होगा और चाइना का इसमें कोई रोल नहीं है। और अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने भी कहा कि चाइना का दलाई लामा की इंस्टीट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है। और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट पेनपात सेरिंग ने चाइना के क्लेम को ब्लास्फेमस बोला। ये पहली बार है कि भारत के मिनिस्टर्स ने ओपनली दलाई लामा की साइड ली। पब्लिक सेंटिमेंट्स भी दलाई लामा के फेवर में है। लोग उनकी सिंप्लिसिटी, ह्यूमैनिटी और पॉजिटिव एनर्जी को एडमायर करते हैं। इंडिया में दलाई लामा की इमेज एक स्पिरिचुअल गुरु की है, ना किसी पॉलिटिकल लीडर की। इसी वजह से इंडिया के स्टेटमेंट्स सिंबॉलिक और बहुत पावरफुल हैं। अब फ्यूचर में सिनेरियोस और भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। हो सकता है चाइना अपना पपेट दलाई लामा डिक्लेयर करे, जिसे बीजिंग दलाई लामा कह सकते हैं। तिब्बतन मॉन्क्स और दलाई लामा का ट्रस्ट अपना जेन्युइन सक्सेसर डिक्लेयर करे, जिसे फ्री दलाई लामा के नाम से सपोर्ट मिल सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने डायलेमा होगा। लाइकली इंडिया, तिब्बतन डिस्पोरा और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज सिर्फ रियल दलाई लामा को ही मैनेज करेंगी, लेकिन चाइना एशिया, अफ्रीका और कुछ प्रो चाइना कंट्रीज़ में अपने कैंडिडेट को पुश करेगा। दलाई लामा की ये फाइट सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक कम्युनिटी, एक पहचान और फेथ के फ्रीडम की फ़ाइट है। आप सोचिए, क्या पॉलिटिकल पावर फेथ डिसाइड कर सकती है या फेथ को अपनी ऑथेंटिसिटी खुद डिसाइड करनी चाहिए? आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बर्निंग टॉपिक के साथ।